Now we will discuss the points, the ingredients in details. 299. जैसा कि आपने पढ़ा कि पहला बार कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या मृत्यु कारित करे, कॉजिंग ऑफ डेथ बाय एन एक्ट, किसी आपराधिक कृत्य के द्वारा। जैसा कि एक्ट की परिभाषा में आपने पढ़ा है कि एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन। अब दैट एक्ट, वो जो एक्ट है जो कहा जा रहा है वो क्या है? द एक्ट यानी वो आपराधिक कृत्य या वो ओमिशंस जो कारित की गई, वो किस प्रकार से कारित की गई? नंबर एक, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, उसका आशय ही था कि किसी मानव की हत्या कारित की जाए, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, या उसका आशय ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का था एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना थी। ये दोनों पॉइंट में देखिएगा, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद द डायरेक्ट इंटेंशन ऑफ डेथ, या दूसरा कह रहा है कि इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करना है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी वो शारीरिक क्षति, वो बॉडीली इंजरी का नेचर क्या है? द नेचर इज दैट इट मे कॉज डेथ, इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। यानी एक तो इंटेंशन डायरेक्ट है, एक दूसरा इंटेंशन है कि इसको इस ऐसी क्षति पहुंचाई जाए जिससे मरी जाए। यहां दोनों में इंटेंशन हो गया। तीसरे में नॉलेज आता है। 2 पॉइंट तो इंटेंशन को कवर करता है। थर्ड पॉइंट है विद द नॉलेज, इस ज्ञान के साथ, दैट सच एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी डूअर ऑफ द एक्ट नोज कि उसके द्वारा जो क्षति कारित की जा रही है, विद द नॉलेज ऑफ दैट डूअर बाय सच एक्ट, वो अपराध करने वाला व्यक्ति जानता है कि उसके कृत्य से मृत्यु कारित हो जाएगी। यहां उसका ज्ञान है, दैट इज हिज पर्सनल नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट हम आते हैं, डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। एक्सप्लेनेशन 3 इसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 229 का। एक्सप्लेनेशन 3 क्लियर करता है कि द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन मदर्स वोम इज नॉट होमिसाइड। पहली बार, मां के पेट के अंदर कोई बच्चा है, उसकी मृत्यु कारित करना, दैट इज नॉट होमिसाइड, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड if any part of the child has been brought forth, though the child may not have completely breathed or born। लेकिन अगर उस बच्चे का कोई अंग माँ के वूम से, माँ के पेट से बाहर आ गया था, भले उसने सांस ना लिया हो, भले पूरी तरह उसका जन्म ना हुआ हो, और उसकी अगर कोई डेथ कॉज करता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। ये इन्होंने एक्सप्रेशन 3 देके इसे क्लियर कर दिया। अब देखिए, इंटेंशन टू कॉज डेथ और इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। ठीक, बहुत क्रक्स होता है यहां पर, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द डूअर। इसीलिए कहा गया इट इज इमैटीरियल, यानी इस बात का कोई महत्व नहीं है if the person whose death has been caused is not the very person whom accused intended। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिस व्यक्ति की हत्या कारित करना चाहता था वो, उसकी हत्या हुई कि नहीं, हत्या किसी और की हो गई, फिर भी ये व्यक्ति क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड का ये के लिए ये उत्तरदायी होगा, जिसके लिए इलस्ट्रेशन ए है। देखिए 299 के साथ जो इलस्ट्रेशन दिए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ए लेज सिट। ये क्या करता है? एक गड्ढे पर जो है घास फूस भर देता है, डाल देता है,
आशय क्या उसका है? गड्ढे को ढांकना। और ढांकने का आशय क्या है? आशय यह है कि किसी की डेथ कारित करना। डेथ कैसे कारित होगी? जेड, अब यहां पर एक व्यक्ति है जेड, उसके बारे में कहा गया जेड बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म, वो समझता है ये घास फूस है, ये जमीन ठोस है, ये फर्म ग्राउंड है, ये उस पर चलता है और उसमें गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। नाउ ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। इन यहां पर इसका आशय किसी ABCD को मारने का नहीं था, यह हो सकता है किसी X को मारने का रहा हो, लेकिन मर गया A, Z, तो Z मर गया, तो यहां पर कह रहे ये इमैटेरियल है कि उसका इंटेंशन किसको मारने का था। उसका एक्ट ऐसा था कि जो भी उस पर पैर रखता, उस पर चलता, वो गड्ढे में गिर जाता और मर जाता। तो कहा जा रहा है कि इसने जो है कल्पेबल होमिसाइड की अपराध कारित किया। अब आगे देखिए, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट, इसके साथ सेक्शन 301, सेक्शन 301 को भी इसको रिलेट किया गया है कि 301 भी देख लेते हैं कि 301 आखिर क्यों जोड़ा है। ये 301 इसको रिलेट कर रहा है। जैसे 301 ये कहता है if a person by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death, if a person by doing anything which he intends or which he knows, या वो जानता है, जब उसका आशा है कि इससे मृत्यु कारित हो जाएगी, ठीक, कोई ऐसा कार्य उसने किया, तो he commits culpable homicide by causing the death of any person। कोई भी व्यक्ति अगर उसके जाल में फंस गया, उसकी डेथ हो गई, तो ऐसा ये डूअर जो होगा ये कल्पेबल होमिसाइड का ये एक्यूज्ड हो जाएगा। भले ही ये किसी को, जो व्यक्ति मारा उसको मारने का उसका कोई आशय ना हो। तो सेक्शन 301 इसको क्लियर कर देता है कि उसका कृत्य क्या है और कृत्य का आशय क्या है। पूरा कल्पेबल होमिसाइड 299 300 में आपको इंटेंशन और नॉलेज पर ही ध्यान देना होगा, और इसी पर सारे केस डिजाइन होंगे। व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द डूअर, यहां पे 301 ये कह रहा है व्हिच ही इंटेंट्स और नोज दैट हिज एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन। उसने ऐसा कार्य किया है कि उसके कृत्य से किसी न किसी की हत्या मृत्यु हो जाएगी। तो जैसा एक्सप्लेनेशन में आपने देखा, एक्सप्लेनेशन ए में एक व्यक्ति उस गड्ढे पर उसने पैर रखा, गिर गया और मर गया, तो वहां पर ए जो था वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए हत्यारा हो गया। अब देखिए 301 तो और क्लियर किया कि एक्ट का इंटेंशन एंड एक्ट की नॉलेज, इन दोनों इंपॉर्टेंट चीजें। और सेकेंड पॉइंट आपने इसे देखा, सच डेथ मस्ट हैव बीन कास्ट बाय डूइंग एन एक्ट, किसी कृत्य के द्वारा उसने मृत्यु कारित की हो। वो कृत्य क्या है? एक्ट। एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, यानी इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन, ओमिशन क्या है? यदि किसी व्यक्ति, यानी इफ देयर इज अ ड्यूटी टू डू एन एक्ट, किसी व्यक्ति को ये कर्तव्य है कोई कार्य करे और वो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता, ओमिट करता है, कर्तव्य को पूरा करने में ओमिट करता है, तो इसे कहते हैं इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन, यानी इलीगल ओमिशन। ओमिशन क्या है? यदि किसी व्यक्ति, यानी इफ देयर इज अ ड्यूटी टू डू एन एक्ट, किसी व्यक्ति को ये कर्तव्य है कोई कार्य करे और वो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता, ओमिट करता है, कर्तव्य को पूरा करने में ओमिट करता है, तो इसे कहते हैं इलीगल ओमिशन।
इलीगल ओमिशन, इसमें आ जाते हैं जैसे कि नर्स है, डॉक्टर है, जेलर है, आप आगे देखेंगे सेक्शन 35, 36, 37 में देखा होगा कि जेलर की ड्यूटी है कि प्रिजनर को टाइम पर खाना देगा और उसको खाना नहीं देता, इस तरह उसको भूख से मार देता है। हमने सेक्शन 34 में उसके इलस्ट्रेशन भी दिया गया था। दो जेलर हैं, दोनों ने अपनी ड्यूटी के समय किसी मृतक को खाना देने से ओमिट किया, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या कहा गया कि देयर इज ए कॉमन इंटेंशन फॉर द सेम, कॉमन इंटेंशन वहाँ दोनों को माना गया। अगर दोनों ने पहले से प्री प्लानिंग करके ये तय किया था कि दोनों अपने अपने समय में उसे खाना नहीं देंगे और इस तरह उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, तो उसने क्या किया, इलीगल ओमिशन। तो एक्ट इंक्लूड्स, ये जरूरी नहीं है किसी हथियार से मारना, जहां आपका ये कर्तव्य है, जहां नर्स का कर्तव्य, यहाँ इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक नर्स जो हॉस्पिटल में बच्चा टब में गिर जाता है, टब से उसे नहीं निकालती है, मर जाता है। डॉक्टर है, दवा देने से इनकार कर देता है, तो ये इलीगल ओमिशन है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में अगर डेथ कॉज हो जाती है तो द डूअर ऑफ द एक्ट वो क्या होगा, वो उसने कल्पेबल होमिसाइड कारित किया, मानव हत्या कारित की। तो ये एक्ट याद रखिएगा, एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। और दूसरा एक पॉइंट और, एक्ट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ एक्ट्स एज ए सिंगल एक्ट। कई छोटे छोटे एक्ट मिलकर के एक अपराध बनाते हैं, सीरीज ऑफ एक्ट, कई कृत्य मिलकर के एक अपराध कार्य करते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष में प्रीवी काउंसिल ने यह रूल लेट डाउन किया था। तो एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन, एक्ट मीन्स ए सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट, इसको नोट कीजिएगा। तो इफ देयर इज a duty to act and omission to perform such duty resulting in death would entail liability for culpable homicide. If there is duty to act, and omission to perform such duty resulting in death of any person would entail liability of culpable homicide, but not amounting to murder. What is illegal? Illegal omission means everything which is an offense. सीधा बात, जो अपराध है वो इलीगल है, दूसरा है और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो विधि द्वारा जिसे मना किया गया है, तो इलीगल ओमिशन हो गया। थर्ड पॉइंट आपने देखा, विद द नॉलेज। अब थर्ड में तीनों पॉइंट आ रहे हैं, इंटेंशन विद फॉर कॉजिंग बॉडीली इंजरी, थर्ड नॉलेज। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो इसमें है, इसमें इंटेंशन है। पहला है इंटेंशन टू कॉज डेथ। दरअसल कंफ्यूजन है, जब आप सेक्शन 300 के इंक्रीजन देखेंगे तो पहला पॉइंट उसमें भी है इंटेंशन टू कॉज डेथ, यहां भी है इंटेंशन टू कॉज डेथ। ये डिफरेंस में देखिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, द एक्ट वाज डन, यानी वो जो कृत्य किया डूअर ने, वो किस, उसका आशय क्या था, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन कैसे ड्रा करेंगे, ये कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति का इंटेंशन क्या था। इंटेंशन कहते हैं व्यक्ति के आचरण से, उसके शब्दों से पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति का आशय क्या था। जैसे कहा गया था, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज दैट ए मैन इंटेंड्स टू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट, यानी उसके कृत्य के व्हाट इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट, दैट इज हिज इंटेंशन।
इट इज प्रिज्यूम्ड कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में इसका इंटेंशन प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। अगर आप किसी को गोली मारते हैं पिस्टल से सीधे, तो व्हाट विल बी द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस? द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस इज मर्डर। देन द लॉ प्रिज्यूम दैट योर इंटेंशन वाज टू कॉज डेथ। तो ये इंटेंशन ड्रॉ हो गया। What he intends, it can only be judged by what he does or what he says. Intention can be judged what a person says and what a person does. कोई व्यक्ति क्या कहता है, क्या कर रहा है, उससे उसका आशय हम ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे। इंटेंशन, इसीलिए कहते हैं कि इंटेंशन के लिए कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती। इंटेंशन कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय द इनडायरेक्ट and circumstantial evidence. The existence of the intention is not to be inferred unless just follows as a natural consequences of the act. Natural consequences, किसी कृत्य के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंसेस में अगर डेथ कॉज हो जाती है, तो ये कहा जा रहा है the existence of its intention can only be inferred when death is caused as a natural consequence. अगर natural consequences के रिजल्ट में डेथ कॉज होती है, तब जाके इंटेंशन को इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। But if the death is caused by a simple push, by a blow, which is not sufficient to cause death, एक मुक्का मार दिया, एक लाठी मार दिया, जो कि नेचुरली जो है, जिससे डेथ कॉज नहीं हो सकती, तो वहां उसका इंटेंशन डेथ कॉज करने का नहीं देखा जाएगा। लेकिन कहीं कहीं कुछ केसेस आपको आगे मिलेंगे और उसको यहाँ दिया भी गया कि एक्सेप्शन भी इसमें है। कभी कभी वन स्लैप, एक मुक्का या एक लाठी मारने से भी डेथ हो सकती है। When offender was aware of the disease and the blow was given on the diseased part. केस लाइस पर है। पित्ती बढ़ी हुई थी किसी व्यक्ति की, स्प्लीन बढ़ा हुआ था और अभी जानता था और उसने स्प्लीन ही पर लाठी मार, एक लाठी मारा, तो ड्यू टू रप्चर ऑफ द स्प्लीन द डेथ वाज कॉज्ड, उसकी वजह से मर गया। तो यहाँ ये एक्सेप्शन हो गया कि एक लाठी से मर सकता है, क्योंकि अगर मृतक बीमार था, उसकी बीमारी के बारे में अभियुक्त जानता था और उसने उसी बीमार पार्ट पर, जो डैमेज पार्ट था जो उसका, उसी पर उसने हमला कर दिया, तो एक सिंपल पुश, एक सिंपल ब्लो ऑफ लाठी कैन कॉज डेथ। ये एक्सेप्शन हो गया। इसी तरह इसमें देखिएगा एक्सेलरेटिंग डेथ, फिर आया है एक्सप्लेशन वन क्या है भाई, देखिए a person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity. ये बात यहाँ क्लियर की जा रही है। A person who causes bodily injury to another, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाता है, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है, वो इज लेबरिंग अंडर डिसऑर्डर, उसे कोई बीमारी है, कोई समस्या से जूझ रहा है, या शारीरिक अक्षमता कोई है, बॉडीली वो इन्फर्म है, इन्फर्मिटी है, और उसको कोई ऐसी क्षति कारित करता है कि वो उसके मृत्यु जल्दी कारित हो जाए, इसे कहते हैं एक्सेलरेटिंग हिज डेथ, उसकी वजह से वो जल्दी मर गया। He accelerates the death of that other, he shall be deemed to have caused his death.
ये जानता था कि ये बीमार है, जैसे मैंने बताया आपको कि स्प्लीन था, इसको मालूम था कि स्प्लीन इसका बढ़ा हुआ है, वहीं उसने मार दिया। तो ऐसी किसी बीमारी को अगर उसे नॉलेज में है और उसने उसी पर हमला कर दिया तो माना जाएगा कि उसने डेथ कॉज किया है। यह है एक्सप्लेनेशन 1। सारे एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा। अब आगे देखिए, फिर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ में ये एक्सीलरेटिंग डेथ भी आ गया। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। पहले तो डायरेक्ट था कॉजिंग डेथ, इंटेंशन। यहां पर क्या आ गया? बॉडीली, कॉजिंग बॉडीली। दूसरा पॉइंट है कॉजिंग बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। एक एक पॉइंट पर गौर कीजिएगा। दिस एक्सप्रेशन means an intention to cause such particular injury which is likely to cause death। ऐसी कोई क्षति, ऐसे वाइटल पार्ट पर क्षति कारित करना जिससे पूरी प्रोबेबिलिटी है, यानी इट इज हाईली प्रोबेबल दैट डेथ विल बी कॉज्ड, डेथ विल बी रिजल्ट। तो क्या हो गया? एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? causing such particular injury which is likely to cause death। बट इसको समझना चाहिए, देयर मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन द इंजरी एंड द डेथ। देयर मस्ट बी ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इंजरी एंड द डेथ। यानी इट इज टू बी प्रूव्ड दैट दैट इंजरी caused his death. Due to that injury, the death was caused. The connection between the criminal act and the death must be direct and distinct. It must not be too remote. बहुत पहले किसी ने एक लाठी मारा था, काफी दिनों के बाद कोई व्यक्ति मर गया। It is not too remote. डायरेक्ट उसके डायरेक्ट परिणाम स्वरूप उसकी डेथ नहीं हुई। It is not a direct result of that push. It is not the direct result of that injury. It must be related and must not be remote. याद रखिएगा, it must not be remote. तो ये likely to cause। अब तीसरा पॉइंट है with the knowledge that the doer by that act knows that he will cause death। ऐसे ज्ञान से, इस नॉलेज से उसने ये कार्य किया है कि वो जानता था कि इससे मृत्यु कारित हो जाएगी। अब यहां नॉलेज आ गया। फर्स्ट पॉइंट 2.1 इंटेंशन था, थर्ड पॉइंट में नॉलेज आ गया। नॉलेज ऑलवेज मीन्स द पर्सनल नॉलेज ऑफ द डूअर, द पर्सनल नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड। उसको ज्ञान था, उसको ज्ञान था। अब इसको समझिएगा, एक इलस्ट्रेशन है। इफ ए बी सी अटैक्स एम विद लाठीज विच वॉज डायरेक्टेड एट द हेड ऑफ द एम। ए और बी और सी तीनों ने एम के सर पर लाठी से अटैक किया। दे मस्ट बी हेल्ड दैट दे हैड द नॉलेज ऑफ कॉजिंग डेथ। यहां माना जाएगा कि उन तीनों का यह ज्ञान था कि वो मर ही जाएगा, क्योंकि उसने वाइटल पार्ट, द हेड इज द वाइटल पार्ट, उस पर हमला किया तीनों ने। तो यहां पर नॉलेज इन्फर की जाएगी। नॉलेज टू बी गैदर्ड फ्रॉम द एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड एंड द सर्कम, यानी उसका एक्ट क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है। अब तीसरे में कुछ इलस्ट्रेशन है, उसको भी जान लीजिए। एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, गणेश दूले। गणेश दूले का केस है। ही वॉज ए स्नेक चार्मर, सपेरा था। इसने क्या किया, एक जहरीला सांप एग्जिबिटेड इन ए पब्लिक ए वेनमस स्नेक। ही एग्जिबिटेड ए स्नेक इन द पब्लिक व्यू।
पब्लिक के सामने जहरीले सांप को उसने दिखा दिया। और इसके बारे में वो जानता था कि इसका जहर निकाला नहीं गया है। Whose fangs he knew had not been extracted, but without any intention to cause harm to anyone, placed the snake on the head of one of the spectator. उसका अच्छा किसी को मारना नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, जो स्पेक्टेटर था उसके सर पे सांप को रख दिया कि भाई ये काटेगा नहीं। जब स्पेक्टेटर tried to push the snake, he was bitten by the snake. जब स्पेक्टेटर ने उसे सांप को हटाने की कोशिश की तो उसने काट लिया उसे, and the spectator died. The snake charmer was held guilty of culpable homicide, not amounting to murder. उसको नॉलेज थी कि उसका वेनम, उसका जहर अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, फिर भी उसने एक दूसरे के सर पर उस सांप को रख दिया। क्या नॉलेज थी कि मर जाएगा अगर काट लिया तो उसने काट लिया, तो काटने से मर गया। यहाँ भी देखिए रिलीजन भी है डायरेक्ट, और नॉलेज भी उसको ज्ञान है कि इससे मर सकता है। एक और केस देखिए, तुलसा भी, मुसम्मा तुलसा का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए यंग विडो ऑफ ए 21 ईयर, वो अपने विडो थी, विधवा थी, अपने किसी जानने वाले के साथ भागना चाहती थी रात में, और अपने पेरेंट्स से बचना चाहती थी। अपने he wanted to elude the vigilance of her parents. He wanted to elude from the vigilance of her parents, who were naturally opposed to her elopement. Now, with a view to intoxicate them, उनको नशे में लाने के लिए नशीला पदार्थ डालने, उसने क्या किया, उनके खाने में धतूरा मिला दिया। With a view to intoxicate them, she mixed dhatura in their food. Their parents ये बीमार थे, और धतूरे के कारण उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया, where they ultimately recovered. Ultimately they recovered, वो बच गए। But मुसम्मा तुलसा was convicted under section 307, यानी attempting to cause death। 307 में उसको पनिशमेंट दिया गया। इस तरह के बहुत से केसेस हैं, उसको देखना पड़ेगा। ये देखिएगा इसमें कि कहीं कहीं एक पॉइंट इसमें आता है, ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर उसका एक्ट में इंटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, और कहा जा रहा ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, बट नेग्लिजेंस में एक नेग्लिजेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें दिया है, ए स्टक विद फायरवुड ऑन द हेड ऑफ बी, एक लकड़ी जो जलाने के काम आती है, उसने उससे बी के सर पर मारा, ए ने, जो गिर गया और उसके बाद बेहोश हो गया। Who fell down and became senseless. Now, A and his wife W thought B is dead. ये और उसकी पत्नी ने क्या समझा कि बी मर गया है। They placed B on wooden pyre, जिस पर जलाया जाता है, लकड़ी की सैया बना करके उस पर को डाल दिया, and set him on fire, और आग लगा दी। रियलिटी क्या थी, वो मरा नहीं था, he was only senseless. It was held that A and W were not guilty under section 302 IPC,
यानी दे वर नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर, ये तो हेल्ड हो गया कि जो उन्होंने चोट पहुंचाई थी एक लकड़ी से उसके सर पर मारा था, जिसकी वजह से वो नहीं मारा था, यानी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज में उसकी डेथ नहीं हुई थी। ये एडिशनल वर्क इन्होंने किया कि मरा समझ के उसको लकड़ी की शैया पर लिटा के आग लगा दी, अब मर गया। तो कहा गया कि नॉट गिल्टी अंडर सेक्शन 302 IPC as they had no intention to cause B's death, but they acted in gross negligence. They acted in gross negligence. They were convicted under section 304 part 2. Culpable homicide not amounting to murder is 304 में कहते हैं, और 302 में क्या होता है? कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ये दोनों फर्क है। तो इसको 302 यानी 302 में पनिशमेंट ना दे करके न्यायालय ने 304 पार्ट 2 में पनिशमेंट दिया। यहां पे देखिए इंटेंशन पर ध्यान दिया गया है। इन द एब्सेंस ऑफ, इफ देयर इज नो इंटेंशन, देयर इज नो नॉलेज, तो क्या होगा? ना तो किसी का आशय साबित हो रहा है हत्या करने का, ना नॉलेज साबित हो रही है कि उसका इस ज्ञान से उसने क्षति पहुंचाई थी, इंजरी कॉज की थी कि डेथ विल बी कॉज्ड, देन द एक्ट मस्ट बी ए ग्रीवियस हर्ट और सिंपल हर्ट। द एक्ट में भी कैटेगराइज कैसे करेंगे इसे? ग्रीवियस हर्ट या सिंपल हर्ट। जैसे सिंगल ब्लो, लाठी, किसी वजह से एक लाठी मार दिया, कोई निशान नहीं था, पता नहीं चला, बाद में मर गया, उससे चोट है तो। लेकिन अगर नॉलेज से मारा गया, जैसे एक केसला है, इफ एक्यूज गेव वन लाठी ब्लो ऑन द हेड ऑफ द डिसीज्ड विद सच ग्रेट फोर्स दैट इट रिजल्टेड इन डेथ। ग्रेट फोर्स, पूरी ताकत से उसने सर मारा, सर फट गया उसका, ये सर के ऊपर खच्चे उड़ गए। इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 302। इस प्लीन में आपको बता चुका हूं कि कोई व्यक्ति जिसकी तिल्ली बढ़ी हुई थी, अब यहां पर वो व्यक्ति उसकी उस बीमारी को नहीं जानता था। अगर उसकी बीमारी को, डिसीज के बारे में नहीं जानता था, तो माना जाएगा कि उसने ग्रीवियस हर्ट काज की है। एक एक्सप्लेनेशन इसमें और 299 में दिया गया है, उसको भी समझ लीजिए, वो क्लियर क्या चीजें करता है कि एक्यूज ये नहीं कह सकता कि साहब इसको प्रॉपर रेमेडी, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो ये व्यक्ति बच जाता। This plea is not available to the accused. Explanation 2 of 299 क्या कह रहा? Where death is caused by bodily injury, the person who causes such injury shall be deemed to have caused the death. ऐसी बॉडली इंजरी मारा जिससे वो मर गया उसी इंजरी से। Although by resorting to proper remedies and treatment, the death might have been prevented. भले ही हो सकता है ट्रीटमेंट से बच जाता, लेकिन ये प्ली वो नहीं ले सकता, ये नहीं माना जाएगा कि साहब इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया इसलिए मर गया, ये कोई प्ली नहीं है। तो इसमें आपने देख लिया, एक इलस्ट्रेशन बहुत पूछा जाता है और उसको दो इलस्ट्रेशन है, बी एंड सी। ए नोज जेड टू बी बिहाइंड द बुश, ए को मालूम है कि जेड जो है किसी झाड़ी के पीछे मौजूद है, बी को नहीं मालूम है। अब ये क्या करता है, एक आशय है जेड की हत्या कारित करना, वो बी को उत्प्रेरित करता है। ए इंड्यूसेस बी टू फायर एट द बुश,
उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए उसे इंड्यूस करता है। एंड द रिजल्ट क्या होता है? बी फायर्स एंड किल्स जेड, पर गोली चलाया और जेड मर गया। हियर क्या होगा? बी मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। हो सकता है जनरल एक्सेप्शन में बी आ जाए, हो सकता है कि वो जनरल एक्सेप्शन में बच जाए, लेकिन ए के बारे में क्या होगा? यहां पर क्या होगा? ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। ए का आशय मारने का था। वैसे इसमें आप अबेटमेंट में जाएंगे तो भी इस तरह का मिलेगा। यहां तो इसको नॉलेज है कि बुश के पीछे वो है, और आशय भी है कि इसको मारना है। एक एग्जाम्पल और देखिए, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है। ए बाय शूटिंग एट ए फाउल विथ इंटेंट टू किल एंड स्टील। किसी चिड़िया को, किसी बर्ड को, कबूतर को, फाख्ते को, बहुत सी बर्ड्स होती हैं जिनको मारने के लिए ए ने गोली चलाई। उसका आशय क्या था कि उसको मार करके उसे चुरा के लेके भाग जाए। टू किल एंड स्टील, उसने चोरी के आशय से गोली चलाई। यही आपको कंफ्यूज करता है। हुआ क्या? He kills B, who is the behind the bush. जिस बुश पर उसने गोली चलाई थी, पीछे बी था, इसके बारे में ए को नॉलेज नहीं था, और therefore he caused death of B. बी मर गया। Although, याद रखिएगा, although A was doing an unlawful act of theft. एक तो चोरी करने का आशय था उसका, ये एक्ट था तो प्रोहिबिटेड, चोरी करना, बट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमसाइड बिकॉज हिज इंटेंशन वाज नॉट टू किल बी। मैंने चोरी करना चाहता, कोई और अपराध करना चाहता, लेकिन मृत कारित करने का आशय नहीं था। ये क्रक्स है सेक्शन 299 का। तो इसलिए ये इलिस्ट्रेशन पूछ करके आपको कंफ्यूज किया था, ये इससे मिला जुला इलिस्ट्रेशन बनाया जाता है। तो इंग्रेडिएंट पर ध्यान है, मैंने आपको बताया था 299 के इंग्रेडिएंट पर ध्यान दीजिए। इंग्रेडिएंट को लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इसके बाद इसको डिटेल में दैट योर क्वेश्चन इज कंप्लीट। इसको जब आप समझ लेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन जो आता है सेक्शन 300, यानी कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। ये मानव होता है, ये मानव जो होमोसाइड है यानी मनुष्य को मारना, मानव हत्या, ये कब मर्डर हो जाएगा? ये टू जाके कन्वर्ट होता है 299 कब? 300 में। इसीलिए आपसे पूछा जाता है द डिफरेंस बिटवीन 299 एंड 300। दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट video. I am sure that you should have understood the culpable homicide not amounting to murder. Thank you. Hello and welcome to the Khan Life Studies. Today we will discuss culpable homicide as defined in section 299 of IPC. कल्पेबल होमोसाइड में पहले आपको समझना होगा व्हाट इज होमोसाइड। होमोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, यानी मानव हत्या जो है एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना, इसे कहते हैं होमोसाइड। कल्पेबल होमोसाइड के बारे में होमोसाइड के बारे में ये कहा गया कि there are two kinds of homicides, lawful homicide and unlawful homicide. होमोसाइड लॉफुल कब होता है, यानी आप मृत्यु तक किसी की कारित कर देते हैं, तो कब वो अपराध नहीं होगा। ये आपने जो जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर है उसमें जो भी है सेक्शन 76 से स्टार्ट होता है, नथिंग इज ऑफेंस, नथिंग इज ऑफेंस, नथिंग इन, कोई कार्य अपराध नहीं है, कोई कार्य अपराध नहीं है, इससे शुरू होता है।
वो सब सामान्य अपवाद में आ जाते हैं। ऐसे होमोसाइड जिसे हम कहते हैं लॉफुल होमोसाइड, वो होमोसाइड जो विधि विरुद्ध है उसे हम कहते हैं अनलॉफुल होमोसाइड। जैसे सेक्शन 302 यानी हत्या, 340 कल्पेबल होमोसाइड है, जिसके 304 एक्सीडेंट है, 305, 306 सुसाइड एट्सेट्रा। ये जो अनलॉफुल होमोसाइड है हमें इसे डिस्कस करना है। अनलॉफुल होमोसाइड में सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज कल्पेबल होमोसाइड। कल्पेबल होमोसाइड में आप देखिएगा कि इसमें जो सेक्शन आईपीसी का है उसको देखिए, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं कि हु वेयर causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that is likely to cause death by such act, commits offenses culpable homicide। ये 299 में कहा गया है कि व्हाट इज होमिसाइड। कल्पेबल होमोसाइड के इंग्रेडिएंट्स में कहा गया है, जैसे स्टार्ट होता है सेक्शन 299, whoever causes death, यानी पहली बात जो आता है मृत्यु का कारित करना। by doing an act, यानी किसी आपराधिक कृत्य, यहाँ एक्ट के मीन आपराधिक कृत्य के द्वारा। अभी हम ब्रीफ इसके जान लें कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या है 299 के। पहला है कॉजिंग डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, नंबर 2 सच डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय डूइंग एन एक्ट, सच डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय डूइंग एन एक्ट। थर्ड, द एक्ट मस्ट हैव डन with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. Third, with the knowledge that the doer and that the accused, अपराधी जो है, जो अभियुक्त है, that the doer of the act is by such act likely to cause death। नॉलेज यहां भी है, तो इसमें 3 पॉइंट आ गए। वो एक्ट कैसा होगा? पहला है कि मृत्यु कारित करने के आशय से किसी कार्य को करना जिससे कि मृत्यु कारित हो, और ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना, यानी उसका आशय ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना है जिससे कि ये संभावना है कि मृत्यु कारित हो जाएगी। तीसरा है कि ये एक्ट इस ज्ञान से के साथ किया गया हो, यानी यहां पर जो एक्यूज जो डूअर है उसकी नॉलेज ली जा रही है कि विद द नॉलेज दैट द डूअर ऑफ द एक्ट बाय सच एक्ट having knowledge that his act will likely to cause death, कि उसके द्वारा किया जाने वाला कृत्य जो है, एक्ट जो है, वो उससे मृत्यु कारित होने की संभावना है। कि आप बोर्ड पर आपने हमने इसीलिए लिख दिया है कि ये बोर्ड पर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएं, आपको ऐसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। डिटेल में जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आता है व्हाट इज